नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे हाथ लगा है एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज। नाम है tuberculinum.pdf। ये होम्योपैथी की दुनिया की एक ऐसी दवा के बारे में है जिसके बारे में शायद ज्यादा लोगों ने नहीं सुना होगा। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद ये समझना है ये ट्यूबरकुलिनम आखिर है क्या चीज, इसका इस्तेमाल किस लिए होता है और ये किन लक्षणों को ठीक करने का दावा करता है। और ये सब कुछ हम सिर्फ इसी दस्तावेज के आधार पर करेंगे। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। पहली चीज जिसने मेरा ध्यान खींचा और सच कहूं तो थोड़ा चौंकाया भी, वो है इसका स्रोत। दस्तावेज में साफ लिखा है कि इसे टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस के फोड़े में जो मवाद बनता है उससे तैयार किया जाता है। ये तो शुरुआत ही बड़ी अजीब है। बिल्कुल। ये सुनने में भले ही अटपटा लगे, लेकिन होम्योपैथी की अपनी एक शब्दावली है। स्रोत के मुताबिक इसे नोसोड कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी दवा जो बीमारी के ही किसी हिस्से से, जैसे किसी टिश्यू या शारीरिक उत्पाद से बनाई जाती है। दिलचस्प बात यह है कि दस्तावेज दो अलग-अलग तैयारियों में फर्क भी बताता है। एक है ट्यूबरकुलिनम, जो टीबी के मरीज के फेफड़े के फोड़े से निकले मवाद या थूक से बनती थी, और दूसरी है बैसिलिनम, जिसे सीधे टीबी से संक्रमित फेफड़े से ही बनाया जाता था। दस्तावेज का कहना है कि दोनों ही असरदार हैं। अच्छा, तो दवा का स्रोत बीमारी ही है। लेकिन यहां से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। ये दस्तावेज सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट नहीं देता, ये एक बहुत ही खास किस्म के इंसान की तस्वीर पेश करता है जिसके लिए ये दवा बनी है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिल्म के किरदार की कास्टिंग चल रही हो। इसमें लिखा है कि ये उन लोगों पर ज्यादा असर करती है जिनका रंग गोरा हो, आंखें नीली हों और जो सांवले लोगों की तुलना में ज्यादा गोरे हों। साथ ही वो लोग जो लंबे, दुबले पतले हों और जिनकी छाती सपाट और संकरी हो। और एक और बात कि ऐसे लोग दिमागी तौर पर तो बहुत तेज और फुर्तीले होते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं हैरान रह गया। ये किसी मेडिकल टेक्स्ट से ज्यादा किसी पुराने उपन्यास के किरदार का वर्णन लग रहा है। हाँ, और ये इस दस्तावेज का सबसे आकर्षक पहलू है। यह उस दौर की मेडिकल सोच की तरफ इशारा करता है। स्रोत इन शारीरिक लक्षणों को एक खास चीज से जोड़ता है जिसे वो ट्यूबरक्युलर डायथिसिस कहता है। डायथिसिस? जी, ये एक पुराना मेडिकल आइडिया है। इसका मतलब है कि कुछ लोगों के शरीर की बनावट या उनकी वंशानुगत प्रवृत्ति ही ऐसी होती है कि उन्हें टीबी जैसी बीमारियां होने का खतरा ज्यादा होता है। आज की भाषा में हम इसे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कह सकते हैं। आनुवंशिक संवेदनशीलता। बिल्कुल, लेकिन उस समय इसे शरीर के बाहरी लक्षणों से जोड़ा जाता था। दस्तावेज का असली तर्क यह है कि इस दवा के बारे में तब सोचना चाहिए जब किसी के परिवार में टीबी का इतिहास रहा हो और अच्छी से अच्छी दवाएं भी, मतलब स्थायी रूप से मरीज को ठीक करने में नाकाम हो रही हों। मतलब ये सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि उस बीमारी की प्रवृत्ति का इलाज करने का दावा है। ये वाकई एक अलग नजरिया है। और इसी से जुड़ी एक और अनोखी बात है इसके लक्षणों की प्रकृति। दस्तावेज में एक लाइन है जो मुझे बहुत अजीब लगी। लक्षण हमेशा बदलते रहते हैं। एक दिन फेफड़ों में दिक्कत है तो अगले दिन दिमाग में, फिर गुर्दे, लिवर या पेट में। बीमारियां अचानक शुरू होती हैं और अचानक ही खत्म हो जाती हैं। इसमें कुछ बहुत ही यादगार बातें भी लिखी हैं, जैसे मरीज को इतनी आसानी से ठंड लग जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब और कहाँ लगी। और एक और विरोधाभास जो बहुत अजीब है, अच्छा खाने के बावजूद वजन कम होना। ये तो एक पहेली जैसा लगता है। कोई ऐसे बदलते हुए लक्षणों का इलाज कैसे करेगा? बिल्कुल, और यही इस दवा का सबसे बड़ा संकेत है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये पैटर्न किसी एक अंग की बीमारी की तरफ इशारा नहीं कर रहा। ये शरीर में एक गहरी प्रणालीगत अस्थिरता या कहें कि एक बुनियादी कमजोरी का संकेत दे रहा है। दस्तावेज यही बताने की कोशिश कर रहा है कि ये दवा सिर्फ सर्दी, खांसी या पेट दर्द जैसे ऊपरी लक्षणों के लिए नहीं है, बल्कि ये उस जड़ पर काम करती है, उस संवैधानिक कमजोरी को निशाना बनाती है जिसकी वजह से ये सारी अलग अलग परेशानियां बार बार पैदा हो रही हैं। अच्छा, तो ये अस्थिरता ही इसकी पहचान है। तो चलिए कुछ खास परेशानियों पर नजर डालते हैं जिनका जिक्र इसमें है, क्योंकि इनकी रेंज बहुत बड़ी है। सिरदर्द से शुरू करते हैं। दस्तावेज में पुराने ट्यूबरकुलर सिरदर्द का जिक्र है, जो बहुत तेज चुभने वाला दर्द होता है और मरीज को ऐसा महसूस होता है जैसे सिर के चारों ओर लोहे का कोई छल्ला कस दिया गया हो। जी, और देखिए ये कोई आम सिरदर्द नहीं है।
ये विवरण इसकी तीव्रता को दिखाता है जो इस दवा के लक्षणों के पैटर्न से मेल खाता है। सब कुछ अचानक और तीव्र होता है। इसमें एक और दिलचस्प जिक्र है स्कूल जाने वाली लड़कियों के सिर दर्द का, जो पढ़ाई करने से बढ़ जाता है। अच्छा, हाँ, ये दिखाता है कि दिमागी मेहनत से भी लक्षण बढ़ सकते हैं, जो उस मानसिक रूप से तेज मरीज की प्रोफाइल से जुड़ता है। एक मिनट, दस्तावेज सिरदर्द, त्वचा की समस्याएं और पेट की गड़बड़ी को एक ही दवा से जोड़ रहा है। आज की मेडिकल समझ से ये बहुत अलग लगता है। इस दस्तावेज के अनुसार इन सभी अलग अलग लक्षणों के बीच क्या संबंध है? यही तो इस दस्तावेज का मूल तर्क है। इसके मुताबिक ये सब अलग अलग बीमारियां नहीं हैं, ये सभी एक ही जड़ से निकले अंकुर हैं, और वो जड़ है ट्यूबरक्यूलर प्रवृत्ति। चाहे वो सिरदर्द हो या त्वचा की खुजली, वे सब उस एक ही संवैधानिक कमजोरी की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। और मानसिक स्थिति, वो तो और भी नाटकीय है। दस्तावेज कहता है कि एक व्यक्ति जो आमतौर पर मधुर स्वभाव का है, वो अचानक पागलपन की हद तक पहुंच जाता है। मतलब उदास, चिड़चिड़ा और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने वाला। और एक बहुत ही अजीब एहसास का भी जिक्र है। कमरे में सब कुछ अजीब लग रहा था, जैसे किसी अनजान जगह पर आ गए हों। ये तो मानसिक सेहत से जुड़ा एक गंभीर लक्षण लगता है। हाँ, और ये पैटर्न शरीर के दूसरे हिस्सों में भी दिखता है। त्वचा को ही ले लीजिए। दस्तावेज में पूरे शरीर में ट्यूबरक्यूलर एक्जिमा का जिक्र है, जिसमें बहुत तेज खुजली होती है, खासकर रात में और नहाने के बाद। जी। और पाचन तंत्र की बात करें तो एक बहुत ही खास लक्षण का उल्लेख है, सुबह सुबह अचानक और तुरंत होने वाला दस्त, जो मरीज को बहुत कमजोर कर देता है। आप देख रहे हैं, हर चीज में एक अचानक और तीव्र होने का पैटर्न है। फेफड़ों के बारे में भी एक बहुत विशिष्ट बात कही गई है। टीबी का जमाव फेफड़ों के ऊपरी हिस्से में और आमतौर पर बाएं फेफड़े में शुरू होता है। ये तो बहुत ही सटीक जानकारी है। और नाक के अंदर छोटे छोटे फोड़े, जिनमें बहुत ज्यादा दर्द होता है और उनसे हरा बदबूदार मवाद निकलता है। ये सारे विवरण बहुत ही बारीक और विशिष्ट हैं। बिल्कुल, और ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर लाता है, इन सभी विविध लक्षणों को एक ही कारण से कैसे जोड़ा जा सकता है? इस दस्तावेज का जवाब यही है कि ये सब उस एक ही विरासत में मिली प्रवृत्ति की अलग अलग शक्लें हैं। यह उस समय की मेडिकल सोच को दर्शाता है, जहां शरीर को अलग अलग अंगों के जोड़ के रूप में नहीं, बल्कि एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखा जाता था। ये दिलचस्प है, और ये प्रवृत्ति अकेले काम नहीं करती। दस्तावेज इस बात पर भी जोर देता है कि ट्यूबरक्यूलिनम का दूसरे उपचारों के साथ क्या रिश्ता है। ये सिर्फ एक अकेली दवा नहीं है, बल्कि एक पूरी रणनीति का हिस्सा लगती है। एकदम सही। दस्तावेज इस दवा को अलग थलग नहीं देखता। इसमें सोरिनम और सल्फर नाम की 2 और दवाओं का जिक्र है, जिन्हें इसका पूरक बताया गया है। पूरक मतलब? पूरक का मतलब है ऐसी दवाएं जो इसके असर को पूरा करती हैं या इसके साथ मिलकर काम करती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एक तरह से। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि दस्तावेज कहता है कि ट्यूबरक्यूलिनम का इस्तेमाल तब करना चाहिए जब सोरिनम, सल्फर या सबसे अच्छी चुनी गई दवा भी स्थायी रूप से आराम देने में नाकाम हो जाए। तो ये एक तरह से आखिरी हथियार जैसा है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये होम्योपैथिक प्रणाली के भीतर एक तरह की रणनीतिक या चरणबद्ध सोच को दिखाता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक लक्षण देखा और उसके लिए एक दवा दे दी। स्रोत एक पूरी रणनीति बता रहा है। पहले दूसरी दवाएं आजमाएं, और अगर वे उस खास शारीरिक बनावट और पारिवारिक इतिहास वाले मरीज पर काम न करें, तब ट्यूबरक्यूलिनम के बारे में सोचें। इसे हे फीवर और अस्थमा में सोरिनम के बाद एक संवैधानिक उपचार के रूप में भी बताया गया है। तो ये सिर्फ अस्थमा के दौरे को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि जैसा कि आप कह रहे हैं, ये एक संवैधानिक उपचार है। मतलब ये व्यक्ति की पूरी शारीरिक बनावट या प्रवृत्ति पर काम करता है। बिल्कुल, इसका लक्ष्य सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं, बल्कि उस पूरी प्रवृत्ति को ही बदलना है जो उन लक्षणों को जन्म दे रही है। दस्तावेज में 2 और दवाओं का भी जिक्र है जो इस रणनीति को और स्पष्ट करती हैं। एक है बेलाडोना, जिसका इस्तेमाल बीमारी के तीव्र हमलों यानी एक्यूट अटैक के लिए किया जाता है, और दूसरी है हाइड्रास्टिस, जिसका उपयोग उन मरीजों को मोटा करने या ताकत देने के लिए किया जाता है जो ट्यूबरकुलिनम से ठीक हो चुके हैं। वाह! तो आप देख सकते हैं, यह एक पूरी व्यवस्था है। एक मुख्य संवैधानिक दवा, तीव्र हमलों के लिए एक दवा और रिकवरी के लिए एक और दवा। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है?
इस दस्तावेज को खंगालने के बाद हम क्या कह सकते हैं? मेरे हिसाब से ट्यूबरकुलिनम एक नोसोड है, यानी टीबी के पदार्थ से बनी एक दवा। ये एक बहुत ही खास तरह के मरीज के लिए है। गोरा, दुबला पतला, शारीरिक रूप से कमजोर लेकिन दिमागी तौर पर तेज, और जिसके परिवार में टीबी का इतिहास रहा हो। और इसका इस्तेमाल गंभीर, हमेशा बदलते रहने वाले लक्षणों के लिए होता है, खासकर तब जब बाकी सारी दवाएं फेल हो चुकी हों। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। ये दस्तावेज हमें होम्योपैथी की एक खास शाखा की एक आकर्षक झलक देता है। ये पूरी तरह से संवैधानिक प्रकारों यानी डायथेसिस, लक्षणों के पैटर्न और दवाओं के एक पदानुक्रम की अवधारणा पर आधारित है। इसका मूल विचार ये है कि एक विरासत में मिली कमजोरी आपके शरीर में कई अलग-अलग तरीकों से प्रकट हो सकती है, चाहे वो सिरदर्द हो, एक्जिमा हो या फिर मानसिक परेशानी। और यहाँ एक आखिरी विचार है जिस पर सोचा जा सकता है। ये देखते हुए कि इस दवा की उत्पत्ति खुद रोगग्रस्त ऊतक से हुई है, ये हमें बीमारियों से प्राप्त पदार्थों का उपयोग करके लक्षणों का इलाज करने के पीछे के व्यापक इतिहास और दर्शन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये विचार कि जहर ही जहर को काटता है या बीमारी का एक अंश ही बीमारी को ठीक कर सकता है, ये पहली बार कैसे आया होगा? और ये इलाज को लेकर अलग-अलग समय के अलग-अलग दृष्टिकोणों के बारे में हमें क्या बताता है?